उसके बाद हम इसमें इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या है, एक्यूट कॉम्प्लिकेशन, क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन, हर चीज़ आज की क्लास में हम ख़त्म करेंगे। तो बातों को ख़त्म करते हैं क्योंकि टाइम अब थोड़ा है हमारे पास, 55 मिनट में ये बहुत मुश्किल से कवर होगा। तो हम ना स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक कौन सा है? डायबिटीज़ मेलाइटस। तो डायबिटीज़ डायबिटीज़ मेलाइटस, ठीक है। जो डायबिटीज़ मेलाइटस होता क्या है? डायबिटीज़, हम कहते हैं जी इस बंदे को शुगर हो गई है, उस बंदे को शुगर हो गई, इसका मतलब क्या है? ये बंदे को जो शुगर हो गई है इसका मतलब क्या है? ठीक है, तो इसका हम पढ़ते हैं। डायबिटीज डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। अच्छा, अगर इसकी हम डेफिनेशन की तरफ आए ना कि इसकी तारीफ क्या है, इसके मतलब हम डेफिनेशन इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि डायबिटीज मेलाइटस से क्या मुराद है? डायबिटीज मेलाइटस का मतलब ये है कि एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर बंदे को क्रोनिक हाइपरग्लाइसीमिया मिलता है। क्या स्क्रीन किधर गई? क्या स्क्रीन क्यों नहीं शो रही? एक मिनट रुकिएगा, ठीक है, एक मिनट। आगे 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 आगे, ठीक है। आई थिंक नेट चला गया था। चलें अब स्टार्ट करते हैं कि हम कहाँ पे थे? डायबिटीज मेलाइटस पे। डायबिटीज मेलाइटस क्या कंडीशन है? ऐसी कंडीशन डायबिटीज मेलाइटस, तारीफ लिखते हैं। डायबिटीज मेलाइटस ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर बंदे के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है ना वो बढ़ ही रहे। क्या? क्रोनिकली, क्या? क्रोनिक इंक्रीज इन ग्लूकोज लेवल्स इन ब्लड। खून के अंदर एक बंदे के ग्लूकोज का लेवल जो है वो बढ़ रहा है। ये नहीं कि आपने एक बंदे की ग्लूकोज चेक किया, ठीक है, तो उस बंदे की ग्लूकोज ज्यादा आ गया तो आपने कहा इसको शुगर है, नहीं, इसको डायबिटीज मेलाइटस है, नहीं। आपने एक बंदे को तो कम से कम एक हफ्ते लगातार आपने उसको चेक करते रहना है। कि डॉक्टर्स जो होते हैं ना ये एक वीक का चार्ट बनाते हैं। जो भी मतलब पेशेंट होता है ना उसका एक वीक का चार्ट बनाते हैं। एक वीक का चार्ट बनाने के बाद उसके बाद वो एक बंदे को डायबिटीज का, शुगर का मरीज कहते हैं, या HbA1c जो है इसका टेस्ट करने के बाद कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही नहीं कह देना आपने किसी का, एक बार आपने ग्लूकोज चेक किया, ग्लूकोज चेक करने पे आपने कहा जिस बंदे को क्या है, शुगर है, नहीं। एक बंदा है उसको क्रोनिक जो है ना मतलब है क्रोनिक स्टेट ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया, तो आप उसे कहेंगे कि ये डायबिटीज मेलाइटस का पेशेंट है। अच्छा, अगर हम चले ना इसकी हम जाएं टाइप्स के ऊपर, जाएं इसकी टाइप्स क्या है, ये इसके फीचर जो है, हर चीज मैं आपको बताऊंगा, मतलब स्टेप वाइज बताऊंगा। पहले हम आते हैं इसकी टाइप्स के ऊपर। हम देखते हैं कि इसकी टाइप्स कौन सी हैं, ठीक है। देखिएगा टाइप्स कौन सी हैं। इसकी टाइप्स हैं दो। एक है डायबिटीज टाइप 1 और दूसरी जो है वो है डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2, ठीक है। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस और टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। अच्छा, जो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस है इसके अंदर क्या होगा, जो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस होगा इसके अंदर क्या होगा? अभी हम सिर्फ इनकी एक काइंड तारीफ, एक लाइन में इनको हम एक्सप्लेन करते हैं, फिर बाकी जाके इनकी जो है ना मजीद डिटेल जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या है, जो डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1 है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। क्या होता है? डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन होती है इसके अंदर, डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन होती है। अगर हम टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस की तरफ मूव ऑन करें तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पे इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। क्या होता है? इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। ठीक हो गया, यहाँ आपको मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, अगर हम आए ना सिम्टम्स की तरफ कि इनकी सिम्टम्स क्या होती है, डायबिटीज मेलाइटस है ना इसके अंदर बंदे के अंदर सिम्टम्स क्या देखने को मिलती है, बंदे के अंदर अलामत क्या होगी? सबसे पहली अलामत कि बंदे के अंदर अलामत क्या होगी, ये जो मैं 3 अलामतें लिखवा रहा हूँ ना, ये अभी जो 3 मैं लिखवाऊंगा, ये 3 अलामत इसकी क्या कहते हैं, क्लासिक एग्जाम्पल है। अगर किसी के अंदर ये 3 अलामत है ना, आप उसमें डायबिटीज मेलाइटस को सस्पेक्ट करते हैं कि मे बी ये पेशेंट डायबिटीज मेलाइटस का है। अच्छा, तो पहले जो साइन है वो कौन सा होगा, देखिएगा। पहला साइन, पहला इस बंदे के अंदर होगा पोलिया। पोलीयूरिया का मतलब क्या है? ये बंदा बार बार पेशाब करेगा, इसको बार बार पेशाब आएगा। अच्छा, और क्या होगा? इसे बार बार प्यास लगेगी, हर वक्त ये प्यासा प्यासा फील करेगा, ठीक है। पोलीडिप्सिया होगा। और क्या होगा? और इसे हर वक्त भूख लगती रहेगी, इसे क्या होगा? पोलीफेजिया होगा। पोलीफेजिया मीन क्या? इसे हर वक्त भूख लगती रहेगी। अच्छा, और एक चौथा जो पी है, मतलब है ये तीन जो है ना, ये तीन किसी के अंदर आप देखें ना तो आप उस बंदे के अंदर क्या सस्पेक्ट करते हैं कि ये पेशेंट जो है ये डायबिटीज मेलाइटस का पेशेंट है। और अगर आप अगले पी की तरफ चलें तो ये पैरेस्थीसिया है। पैरेस्थीसिया का क्या मतलब है? पैरेस्थीसिया का मतलब ये है कि इस बंदे की जो हाथ पाँव है ना वो सुन्न पड़ जाते हैं, वो क्या होता है, सुन्न होने लग जाते हैं,
क्या ये शून्य होने लग जाते हैं। ये आगे हम डायबिटीज की जब कॉम्प्लिकेशन पढ़ेंगे उसमें आपको मैं बताऊंगा कि परिस्थितियाँ क्यों होता है। ठीक है, फिलहाल आपने जो तीन याद रखनी है, अगर आप तीन किसी एक बंदे में ये तीन चीजें देखते हैं ना, भूख का ज्यादा लगना, पेशाब का ज्यादा आना, और उसके बाद प्यास ज्यादा लगना, ये तीन डायबिटीज मेलाइटस को सस्पेक्ट करते हैं। अच्छा, हमने टेस्ट सुने हुए हैं कि डायबिटीज मेलाइटस का ना, एक बंदे को डायबिटीज हमने कैसे मैयर करनी है, शुगर के लेवल जो है हमारे खून के अंदर हमने कैसे मैयर करने हैं। तो वो शुगर के लेवल मैयर करने के लिए ना कुछ टेस्ट हैं। कौन कौन से टेस्ट हैं वो मैं आपको भी बताता हूँ, देखिएगा। अच्छा जी, पहला टेस्ट कौन सा है, देखिएगा एक मिनट। टेस्ट, अच्छा पहला टेस्ट कौन सा है, एक पेशेंट आया, उसका मतलब है ग्लूकोज का लेवल चेक करना है, उसके अंदर तीन चार टेस्ट हैं, तीनों चारों मैं आपको स्टेप वाइज बताता हूँ। पहला कौन सा है, पहला है फास्टिंग ग्लूकोज टेस्ट। कौन सा है, फास्टिंग ग्लूकोज टेस्ट, फास्टिंग ग्लूकोज टेस्ट। अच्छा, फास्टिंग ग्लूकोज टेस्ट में क्या होता है, हम बंदे को 8 घंटे तक कुछ भी नहीं खिलाते, ठीक है, एट लीस्ट 8 आवर, ठीक है, नो ईटिंग फॉर एट लीस्ट 8 आवर्स। वो होता नहीं है कि हम कहते हैं कि हमने मरीज का निहारे मुंह क्या कहते हैं बीपी चेक करवाना, तो निहारे मुंह बीपी चेक करवाने का क्या मतलब है, इसे हम फास्टिंग ग्लूकोज टेस्ट कहते हैं, फास्टिंग ग्लूकोज टेस्ट। अच्छा, इसके अंदर अगर हम वैल्यूज देखें ना, वैल्यूज के मतलब के अंदर वैल्यूज क्या होंगी, तो इन्हें हम नॉर्मल, परी डायबिटिक और डायबिटिक, इन इस रिजल्ट्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, नॉर्मल, प्री डायबिटिक एंड डायबिटिक। देखिएगा, अच्छा, एक होता है नॉर्मल, एक होता है प्री डायबिटिक, और एक क्या सिचुएशन होती है, डायबिटिक। अच्छा, नॉर्मल क्या है कि ये बंदा नॉर्मल है, ये इसके अंदर कोई मसला नहीं है डायबिटीज का। अगर प्री डायबिटिक हो, इसका क्या मतलब है कि ये जो पेशेंट है ये मतलब है डायबिटीज के रिस्क पे है। रिस्क पे होने का क्या मतलब है कि अगर इसकी शुगर थोड़ी सी और बढ़ी है, अगर इसने लापरवाही की, तो लापरवाही करने की वजह से क्या होगा, इस पेशेंट के अंदर डायबिटीज होने का खतरा बढ़ सकता है। अच्छा, अगर हम फास्टिंग ग्लूकोज देखें ना, फास्टिंग ग्लूकोज, तो इसमें नॉर्मल वैल्यू कहाँ क्या होती है, बिलो 95 या 96, ठीक है, 96 mg/dl, 95 लिख सकते हैं, 96 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और जो प्री डायबिटिक है, अगर वो 100 से 125 के दरमियान आता है ना आपके पास, उसके शुगर आपने चेक किया 100 से 125 के दरमियान है 8 घंटे कुछ ना खाने के बाद, तो आप कह सकते हैं कि ये पेशेंट प्री डायबिटिक है। और अगर 126 से अबव है ना, 126 से अबव 126 mg/dl, ठीक है, अगर इससे आप पेशेंट की जो वैल्यू है ना, क्या कहते हैं, अबव है, 126 से आपके पेशेंट की वैल्यू मतलब अबव है ना, तो फिर आप उस पेशेंट को क्या कहेंगे कि ये पेशेंट हमारा जो है ये डायबिटिक है, ये क्या है, डायबिटिक है, ठीक है। अच्छा, अगर हम आगे आगे हमने कहा चलना है, ये हमारा हो गया एक टेस्ट। अब हम आते हैं दूसरे टेस्ट के ऊपर। दूसरा टेस्ट पता है आपको कौन सा है, दूसरा टेस्ट है रैंडम ग्लूकोज, रैंडम ग्लूकोज टेस्ट। रैंडम मतलब आपके पास, आप हॉस्पिटल में बैठे थे, आपके पास एक मरीज आया, आपने उसका ग्लूकोज चेक किया, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रैंडम ग्लूकोज टेस्ट कहते हैं, रैंडम ग्लूकोज टेस्ट। अच्छा, रैंडम ग्लूकोज टेस्ट जो है ना, इसके अंदर आपने ये याद रखना है कि 200 से कम होना चाहिए, बिलो 200 होगा तो आप कहेंगे ये बंदा ठीक है, नॉर्मल है। अगर 200 से अबव है ना, 200 से अबव, तो आप इस पेशेंट को डायबिटिक कंसीडर करेंगे। तो यहाँ आप डायबिटिक के लिए क्या क्राइटेरिया यूज करेंगे, डायबिटिक पेशेंट के लिए आप कौन सा क्राइटेरिया यूज करेंगे, अबव 200, कितना, अबव 200 mg/डेसिलीटर, ये शुगर का लेवल है, ग्लूकोज का लेवल है हमारे ब्लड के अंदर, ठीक है। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ मैंने आपको अपनी बात समझा दी होगी। अगर हम तीसरे पॉइंट की तरफ मूव ऑन करें ना, तीसरा टेस्ट कौन सा होता है, देखिएगा, तीसरा टेस्ट, तीसरा टेस्ट जो है ना, तीसरा टेस्ट, इसका नाम क्या है तीसरे टेस्ट का, देखिएगा, तीसरा टेस्ट का नाम है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट का मतलब क्या होता है, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब इसमें होता क्या है, इसमें हम करते क्या, इसमें पता क्या करते हैं, एक मरीज को 75 ग्राम ऑफ ग्लूकोज देते हैं इन वाटर, ठीक है, ये हमने पहला स्टेप कर लिया, ठीक है, फर्स्ट स्टेप ये है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 75 ग्राम ऑफ ग्लूकोज देने के बाद आफ्टर 2 आवर्स, अब 2 घंटों के बाद हम क्या करेंगे, 2 घंटों के बाद हम इस पेशेंट के अंदर ग्लूकोज के वैल्यूज चेक करेंगे।
अगर इस पेशेंट के अंदर ग्लूकोज की वैल्यूज 200 से कम है तो हम कहेंगे ये बंदा नॉर्मल है। अगर इसकी वैल्यूज 200 से अबव है तो हम कहेंगे ये पेशेंट जो है, ये पेशेंट हमारा डायबिटिक है। अब वो डायबिटिक किस वजह से हो सकता है? इंसुलिन के ना होने की वजह से हो सकता है, इंसुलिन के रेजिस्टेंस की वजह से हो सकता है, ग्रोथ हार्मोन के बढ़ने की वजह से हो सकता है, या फिर कुशिंग, अगर हम इंशाल्लाह कल कुशिंग सिंड्रोम पढ़ेंगे ना, तो कोर्टिसोल हार्मोन के बढ़ने की वजह से हो सकता है। ठीक है। ओजीटीटी मैंने आपको क्या बताया था कि ओजीटीटी जो है ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, किसके लिए? ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है एक्रोमेगैली के लिए। तो ये अपने ये चीजें याद रखनी है, अपने जहन नशीन करनी है। ठीक है, देखिएगा। अच्छा, इसकी वैल्यूज क्या है? डायबिटिक कौन सा होगा इसमें? डायबिटिक कौन सा होगा? अबाउ 200 mg पर dl। ठीक है, इसका मतलब क्या है? अबाउ 200 mg पर dl, तो वो डायबिटिक होगा। अच्छा, हम आगे चलते हैं। चौथा हमारा जो टेस्ट है ना, चौथा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कौन सा है? चौथा। चौथा टेस्ट जो है ना, इसका नाम क्या है? इसका नाम है HbA1c। इसका नाम क्या है? HbA1c। अच्छा, ये HbA1c का मतलब क्या है? HbA1c ना, ये Hb का मतलब है हीमोग्लोबिन, और A1c है क्या? ये ना, जब ना, अब आगे आगे हम जब कॉम्प्लिकेशंस पढ़ेंगे ना, तो वहां होती है ग्लाइकोसाइलेशन। तो ना, ये जो कुछ ना ग्लाइकोसाइलेटेड जो प्रोडक्ट होता है ना, वो हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाता है। हीमोग्लोबिन के साथ जब वो अटैच हो जाता है ना, तो हमारी बॉडी में आ जाता है। तो ये हमें शो ये हमें ये अच्छा, ये बताएगा क्या? ये बताएगा किस बारे में? ये हमें टेल्स 3 मंथ्स ग्लूकोज रिपोर्ट। खून के अंदर 3 महीने के अंदर अंदर हमारे ग्लूकोज की वैल्यूज क्या थी, ये उसके बारे में बताता है। टेल्स अबाउट 3 मंथ्स ग्लूकोज लेवल्स। ठीक है, 3 महीने हमारे खून के अंदर ग्लूकोज के क्या लेवल्स रहे हैं, इसने उस बारे में बताना है। समझ गए आप? अच्छा, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ लगी होगी। आगे चलते हैं। आगे, इससे आगे क्या है? ये HbA1c जो है ना, अब इसकी ना पूरी की पूरी वैल्यूज मैं आपको लिखवाता हूँ, देखिएगा। एक पेशेंट है कौन सा? नॉर्मल। एक पेशेंट है नॉर्मल। ठीक है। एक पेशेंट है जो कि जो कि है प्री डायबिटिक, और एक है डायबिटिक। ठीक है, ये तीनों की अभी इसकी वैल्यूज निकाली हमने। अच्छा, इसकी वैल्यूज क्या निकालेंगे? जो नॉर्मल पेशेंट होगा ना, नॉर्मल, वो बिलो 5.7 होगा। इसकी परसेंटेज होती है। इसकी क्या होती है? परसेंटेज होती है। अगर वो बिलो 5% 5.7% है ना, बिलो 5.7% है, ये परसेंटेज में इसकी वैल्यूज आती है, तो वो नॉर्मल है। अगर 5.7 से लेके 6.4 तक है, तो वो प्री डायबिटिक है, मतलब उसके अंदर एहतियात करने की जरूरत है। और डायबिटिक का क्या मतलब है? अगर वो अबाउ 6.5% आती है, उसकी 3 महीने की ग्लूकोज जो है 6.5% से ऊपर आती है, तो हम क्या कहेंगे? ये पेशेंट क्या है? ये डायबिटिक पेशेंट है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक मैंने आपको अपनी बात समझाई होगी। अच्छा, एक बात और लिख लीजिएगा कि ये जो हमारा ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है ना, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ये इसमें तो मैंने आपको सारी चीज बता दी। एक चीज और, ये ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस किसके लिए है? जो ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है ना, ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस किसके लिए है? ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है गेस्टेशनल डायबिटीज के लिए। एक्रोमेगाली के लिए है ही है, पर अगर हम डायबिटीज मेलाइटस के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस के लिए क्या है? ड्रग ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। किसके लिए? गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस के लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस कौन सा टेस्ट है? वो है हमारा ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। अगर कोई मतलब प्रेग्नेंट फीमेल आती है ना, और आप उसमें डायबिटीज क्या कहते हैं, सस्पेक्ट कर रहे हैं, डायबिटीज सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो डायबिटीज सस्पेक्ट अगर कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपने कौन सा टेस्ट करवाना है? उसके अंदर आपने टेस्ट करवाना है जिसे हम क्या कहते हैं? ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। अच्छा, आगे हम चलते हैं। आगे हम किस चीज की तरफ चलेंगे? आगे हम चलेंगे टाइप्स ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, ये देखिए, मैं आपको ना ग्राफ ग्राफ बना के समझाता हूँ, मतलब टेबल टाइप। डायबिटीज मेलाइटस है। ठीक है, इसकी 2 टाइप्स है, टाइप 1 और दूसरी है टाइप 2। ठीक है। अच्छा, टाइप 1 में क्या होता है और टाइप 2 में क्या होता है, देखिएगा। टाइप 1 जो है, टाइप 1 में पता क्या होगा? टाइप 1 में होगा बंदे के अंदर इंसुलिन की कमी होगी, डिक्रीज्ड इंसुलिन लेवल्स। ठीक है, इंसुलिन के लेवल कम होंगे। इधर क्या होगा? इधर इंसुलिन बढ़ी हुई होगी। पहले पहले नहीं, इंसुलिन जो है ना, ये ना याद रखें, इसमें इंसुलिन कम है ना, इसमें क्या होगा? इसमें इंसुलिन की रेजिस्टेंस होगी। ठीक है, अब हम ना आगे चलते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया एक फर्क, मतलब टाइप 1 में क्या होता है, टाइप 2 में क्या होता है।
अब हम चलते हैं एक एक टाइप को एक एक करके पढ़ते हैं, दोनों टाइप्स को। अच्छा, पहली टाइप हमारी कौन सी है देखिएगा। पहली टाइप है हमारी टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस में होता क्या है, इसमें पता है क्या होता है। एक, ये ऑटो इम्यून है। ये क्या है, ऑटो इम्यून है। ये क्या है, ऑटो इम्यून है। ठीक है, ऑटो इम्यून मतलब अपना हमारा अपना इम्यून सिस्टम हमारे अपने ग्लैंड के ऊपर अटैक करने लग जाएगा। होगा क्या, जो एंटीबॉडी, अच्छा इसमें होगा क्या देखिएगा। जो एंटीबॉडीज है ना, एक मिनट रुकिए, इसमें पैथोलॉजी लिख लेते हैं ताकि समझ लग जाए बाद में। ये क्या है पैथोलॉजी, इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, ये पैथोलॉजी होती कैसे है देखिएगा, मैकेनिज्म इसका क्या है। एंटीबॉडीज बनती हैं किसके खिलाफ, अगेंस्ट बीटा सेल ऑफ पेंक्रियास। ठीक है, बीटा सेल ऑफ पेंक्रियास के खिलाफ क्या बनता है, एंटीबॉडीज बन जाती हैं। ठीक है, ये क्या बन गई, एंटीबॉडीज बन गई। और ये अच्छा आगे चलते हैं, आगे कैसे चलते हैं कि ये जो अटैक करती है ना बीटा सेल ऑफ पेंक्रियास पे, ये जो एंटीबॉडीज होती हैं, ये जो सेल्स होते हैं ना, ये सेल्स जो है, ये सेल्स कौन से होते हैं, ये सेल्स कौन से होते हैं, ये सेल्स होते हैं टी सेल्स होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लिख लीजिएगा कि ये जो यहाँ सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, ये जो एंटीबॉडीज होते हैं ना, एंटीबॉडीज, इसकी जगह अगर आप सेल लिखें ना, सेल कौन सा सेल होता है, टी सेल्स होते हैं। एंटीबॉडीज की जगह अगर आप टी सेल्स लिख लेंगे ना, वो ज्यादा आपके लिए फायदेमंद रहेगा। क्या होते हैं, टी सेल्स होते हैं। अच्छा, वो टी सेल्स जो होते हैं ना, टी सेल्स जहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, उस तरह की इम्यूनिटी, इस तरह की हाइपर सेंसिटिविटी को हम पता है कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। अच्छा रुके, मैं आपको ना एक छोटा सा टेबल बना के दिखाता हूँ, छोटा सा, ये हमारा टॉपिक का हिस्सा नहीं है, पर एक छोटा सा टॉपिक आपको ना ये बहुत फायदा देगा एमसीक्यू में। देखिएगा, ये ना एक छोटा सा हम ना टेबल बना देते हैं। देखें, अगर ना आपके पास एक पेशेंट आया, उसके अंदर आपने ना देखा है, उसके अंदर क्या पॉजिटिव है, उसके अंदर क्या पॉजिटिव है, एक रुकिएगा, हाँ, सेल्स, सेल्स कौन से हैं, और हाइपर सेंसिटिविटी कौन सी है, हाइपर। अच्छा, आपके पेशेंट के अंदर ना अगर आपको पहले नंबर पे क्या मिल गया, आपको आपके पेशेंट के अंदर ना अगर आपको आईजीई इजिनोफिल्स और बेजोफिल्स मिल गए, तो ये कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी होगी, ये हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 होगी, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक है, एचएसएन हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ठीक है, अच्छा एक हो गई, नंबर 1 हो गई। अब हम दूसरे की तरफ चलते हैं। दूसरे में क्या है, अगर आपको एंटीबॉडीज मिल गई है, क्या मिल गई है, एक मिनट और रंग से लिखते हैं ताकि ना पता चल जाए। एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज मिली है ना, एंटीबॉडीज मिली है। ठीक है, एंटीबॉडीज मिली है, तो ये कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी है, ये टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी है। एच एस आर लिखने या एच एस एन लिखने। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तीसरा आपके पास पेशेंट आया, तीसरा पेशेंट, उसके अंदर आपको एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स मिला। ठीक है, ये आपके अंदर कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी है, टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। ठीक है, अच्छा, अच्छा एक चौथी रह गई, चौथी में पता है क्या, अगर आपको टी सेल या मैक्रोफेजेस मिलते हैं, ये मिलते हैं, तो आपके अंदर कौन सी है, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये जो मैंने आपको एक बॉक्स लिखवाया ना एक्स्ट्रा, ठीक है, ये आपको इंशाल्लाह हमेशा याद रहेगा। क्या है, अगर आईजीई और इजिनोफिल्स मिले हैं तो ये टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी है, अगर एंटीबॉडीज मिली हैं तो ये टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी है, अगर आपको एंटीजन एंटीबॉडी या एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स मिला तो ये टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी है, और अगर आपको टी सेल मिले हैं तो ये टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें क्या मिल रहा था, एंटीबॉडीज की जगह अगर आप टी सेल के ऊपर फोकस देंगे, टी सेल के ऊपर, तो आपको क्या 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 था आपका, ये क्या है आपका, टी सेल्स हैं, टी सेल्स की वजह से आपको क्या हुआ है,
टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी है। उम्मीद करता हूँ मैंने आप जो इतना जो आपके लिए टाइम इस छोटी सी बात के लिए लगाया, ये आपको बात कभी राय का नहीं जाएगी आप लोगों के लिए, ठीक है। अच्छा, अगर हम आगे चले ना, आगे आइए आगे चलते हैं। आगे हमारा कौन सा टॉपिक है, आगे मतलब हमने क्या पढ़ना क्या है? हम कहाँ पे थे कि इसके अंदर पैथोलॉजी में क्या होता है, टी सेल्स आके अटैक करते हैं बीटा सेल्स ऑफ पेंक्रियास पे, जिसकी वजह से क्या होता है, इनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है, ठीक है। अटैक करेंगे ना, अटैक करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। अच्छा, अच्छा, अब इनकी डिस्ट्रक्शन होगी बीटा सेल, बीटा सेल से बनता क्या था, बीटा सेल से बनता था इंसुलिन। जब इंसुलिन नहीं बनेगा तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर हमें फाइंडिंग क्या मिलेगी, इंसुलिन कम हो जाएगी, ठीक है। डिक्रीज्ड इंसुलिन, ठीक हो गया, इंसुलिन हमारे अंदर कम हो जाएगी। अच्छा, और हमारे अंदर क्या मिलेगा, हमारे अंदर एक और चीज मिलेगी, हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर एंटीबॉडीज मिलेगी। वो एंटीबॉडीज होंगी कौन सी, एंटीबॉडीज जो होंगी ना, तीनों एंटीबॉडीज है, तीन एंटीबॉडीज जो इसके अंदर मिलेंगी। बल्कि रुके, एक और चीज, इसके अंदर ना हमें कौन सी जेनेटिक म्यूटेशन मिलेगी, कौन सी, क्योंकि ऑटोइम्यून बीमारी मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि ऑटोइम्यून जितनी भी बीमारी होती है उनकी जीन्स के साथ कोई ना ताल्लुक होता है, जीन्स की म्यूटेशन के साथ। और इसमें कौन कौन से जीन इन्वॉल्व है, इसमें दो जीन इन्वॉल्व है, HLA DR4, HLA DR3, HLA DR4 एंड HLA DR3, ये दो जीन्स की म्यूटेशन होती है, ठीक है। अच्छा, अगर हम आ जाए इंसुलिन कम हो गई, अच्छा हमने अब क्या देखना था, हमने देखना था कि इसके अंदर एंटीबॉडीज कौन सी पॉजिटिव होती हैं। एंटीबॉडीज देखिएगा कौन कौन सी तीन एंटीबॉडीज इसके अंदर मिलती हैं। पहली एंटीबॉडी जो इसके अंदर मिलेगी, पहली एंटीबॉडी जो इसके अंदर मिलेगी ना, वो कौन सी होगी, हाँ देखिएगा कौन सी एंटीबॉडी होगी जो इसके अंदर मिलेगी। एक मिनट, पहली एंटीबॉडी है एंटीबॉडी अगेंस्ट इंसुलिन, ठीक है, ये नंबर वन है। नंबर टू पे हमें क्या मिलेगा, नंबर टू के अंदर हमें क्या मिलेगा, नंबर टू के अंदर हमें मिलेगा दूसरी जो एंटीबॉडी हमें मिलेगी, दूसरी एंटीबॉडी का नाम है एंटीबॉडी अगेंस्ट आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। और तीसरी एंटीबॉडी हमें पता कौन सी मिलेगी, तीसरी एंटीबॉडी मिलेगी हमें एक एंजाइम के खिलाफ, वो एंजाइम का क्या नाम है, एंटीबॉडी अगेंस्ट, कौन सा एंजाइम है, ग्लूटामिक एसिड डी कार्बोक्सिलेज, ठीक है, ये नाम है, ये आप अपने नाम खुद याद रखने हैं, ठीक है, डी कार्बोक्सिलेज। ये तीन है, ठीक है, ये तीन जो है ना, इनके खिलाफ क्या मिलेगी, हमें एंटीबॉडी मिलेगी। अच्छा, अगर हम आगे चले ना, हम देखें कि ये मतलब है किस एज ग्रुप के बंदे के अंदर मिलेंगी और क्या मिलेंगी, देखें इसकी एपिडीमियोलॉजी क्या होगी। एपिडीमियोलॉजी मीन के ये कौन से मतलब एज ऑफ पेशेंट्स, कौन सी एज है और किस किस्म के मतलब मरीजों में मिलेगी, देखिएगा। और इसमें कोई फैमिली हिस्ट्री का है, क्या कहते हैं, रोल है कि नहीं, एपिडीमियोलॉजी। अच्छा, इसकी एपिडीमियोलॉजी क्या होगी, एपिडीमियोलॉजी ये होगी कि ये 30 साल से कम के बंदों में होगी, कितने बंदों में, कॉमन इन लेस देन 30 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, 30 से कम में। जो पेशेंट होंगे वो 30 साल से कम के होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, 30 साल से कम के होंगे। अच्छा, अगर हम आगे चले, और ये किसमें कॉमन मिलेगी, ये हमें बच्चों के अंदर कॉमन मिलेगी, कॉमन इन चाइल्ड्स। बच्चों के अंदर कौन सी डायबिटीज कॉमन होती है, टाइप 1 डायबिटीज कॉमन होती है। अच्छा, ये है, ये इसकी क्या क्या कहते हैं, ये इसकी मतलब है, ये है कि इन इन पेशेंट्स में मिलेगी। और इसके अंदर क्या एक और चीज, कि इसके अंदर नो फैमिली हिस्ट्री, कि बंदा जो होगा ना, ये नहीं होगा कि ना इसके बाप दादे को थी तो अब इसको है, नहीं, बल्कि इसको अचानक हो गई है, मतलब बाप दादे में किसी को नहीं थी, माँ को नहीं थी, इसको हो गई है, इसे हम कहते हैं नो फैमिली हिस्ट्री। अच्छा, ये थी इसकी एपिडेमियोलॉजी। अब हम आते हैं इसकी ट्रीटमेंट के ऊपर, नहीं पहले आते हैं इसकी हिस्टोलॉजी के ऊपर, कि हम जब हिस्टोलॉजी करेंगे ना, हिस्टोलॉजी मतलब हम जब इसे माइक्रोस्कोप में लगा के देखेंगे ना, तो इसके अंदर कौन से सेल मिलेंगे, हिस्टोलॉजिकली ना हमें पता है कौन से सेल मिलेंगे, आइलेट, ये बस आपने ना पढ़ना है, ये जो ये मैं अब लिखवा रहा हूँ ना, आइलेट ल्यूकोसाइटिक इनफिल्ट्रेट्स,
ये बस आपने एक बार देख लेना है, ठीक है। अच्छा, अगर हम है ना इसकी ट्रीटमेंट के ऊपर, इसकी क्या ट्रीटमेंट के ऊपर, तो इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, देखिएगा इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है। इसकी ट्रीटमेंट में ना, इसकी ट्रीटमेंट में हम सबसे पहले क्या देंगे, हम सबसे पहले, और एक ही इसकी ट्रीटमेंट है क्योंकि इंसुलिन कम है ना, इंसुलिन कम है तो इंसुलिन कम है तो हम क्या करेंगे, इंसुलिन कम है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, उसका ट्रीटमेंट ये होगा कि हम इसके अंदर इंसुलिन देंगे, इंसुलिन थेरापी। इसके अंदर क्या देंगे, इंसुलिन थेरापी देंगे, और वो भी लाइफ लॉन्ग, पूरी जिंदगी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक मैंने आपको समझा दी होगी अपनी बात। अच्छा, अगर अभी हमने कुछ फीचर्स पढ़े थे पीछे, हमने डायबिटीज के फीचर्स पढ़े थे ना, आई थिंक सो, ये वाले, ठीक है। अच्छा, ये तीनों तो फीचर्स इसके अंदर मिलेंगे ही मिलेंगे। ये तीनों फीचर्स जो हम मैंने आपको बताए थे ना, कौन से, पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, ये तीनों फीचर इसके अंदर मिलेंगे। साथ इसके अंदर क्या होगा, वेट लॉस होगा, ये बंदा बिल्कुल सूख जाएगा, ठीक है। इसके अंदर एक मैं एक बात पहले बताना भूल गया, अभी मैं बता, आप लिख लीजिएगा। क्या इसके अंदर हमें मतलब सिम्टम्स क्या मिलेंगे। पहला क्या है, वही पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, वो तो सारी है ना। और क्या मिलेगा इसके अंदर ना, वेट लॉस मिलेगा, वेट लॉस मिलेगा, ये बंदा ना दिन ब दिन कमजोर होता जाएगा। और क्या होगा, इसका मसल मास नहीं मिलेगा, ठीक है। पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया, ये सारी चीजें होगी, ये थी इसकी क्लिनिकल फीचर्स। आगे आगे ना इसका है, आगे ना इसकी कॉम्प्लिकेशन है, ये कॉम्प्लिकेशन हम करेंगे बाद में डिस्कस। अभी हम चलते हैं किधर, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस पे। इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या होगी, इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या होगी, डीकेए, डायबिटीज कीटो एसिडोसिस। ये हम आगे पढ़ते हैं, ये जो डीकेए है ना, ये हम किधर पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। अच्छा, आगे चलते हैं, आगे हम कहाँ पे चलते हैं देखिएगा। अब आते हैं टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस पे। इस पे आते हैं टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस पे, देखिएगा। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। अच्छा, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस के अंदर हमारे पेशेंट के अंदर हमें देखने का मिलेगा, एक, इसके अंदर ना रेजिस्टेंस होगी, क्या होगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी। पहला फीचर इसका क्या है, इंसुलिन, इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी, ठीक हो गई। यहाँ तक हमें समझ आ गई कि टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस के पेशेंट के अंदर क्या होगा, इंसुलिन की रेजिस्टेंस होगी। अगर हम इसकी एपिडेमियोलॉजी देखें ना, कि ये होगी किन बंदों में, ये होगी किन बंदों में, देखिए देखिएगा, एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी में हम क्या देखेंगे, एपिडेमियोलॉजी में हम ये देखेंगे कि ये बंदा होगा मोटा, क्या होगा, फैटी, ठीक है। क्या है, एक मोटा, या ओबीज लिख लें आप, ठीक है। अच्छा, और इस पेशेंट के अंदर क्या होगा, और ये पेशेंट के अंदर क्या फीचर देखने को मिलेंगे, एक, कि ये जो है ना हमारा पेशेंट, एक ओबीज हो गया, दूसरा क्या होगा, दूसरा इसके अंदर फैमिली हिस्ट्री होगी। फैमिली फैमिली हिस्ट्री से क्या मुराद है, कि ये बंदा जो है ना, इसकी माँ बाप, बहन भाई, इनमें से किसी एक को क्या होगा, इसके अंदर क्या होगी, डायबिटीज मेलाइटस होगी, ठीक है। जैसे हम क्या कहते हैं, इन बंदे के अंदर क्या कहते हैं, ये पॉजिटिव मिलती है। अच्छा, अगर हम देखें ना कि टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस कॉमन है या टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस कॉमन है, तो टाइप 2 डायबिटीज मोर कॉमन है एज कंपेयर टू टाइप 1। और ये 90% ऑफ पेशेंट्स में टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस होती है, ठीक है। तो ये हम अगर यहाँ ऊपर टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस के साथ लिखें तो क्या लिखेंगे, इन 90% ऑफ पेशेंट्स। अगर 100 मरीज है ना डायबिटीज के आपके पास, 100 मरीजों में से 90 मरीज आपके पास टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस के आएंगे, और 10% मरीज जो है वो आपके पास किसके आएंगे, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस के, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसे आगे चलें, ओबेसिटी हो गई, इसकी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होगी, मतलब ये फैमिली हिस्ट्री हो गई। अगर हम इसे आगे चले ना, इसके अंदर होगा क्या, बाकी मतलब डायग्नोज वगैरह हर चीज मैंने आपको बता दी हुई है पहले, डायबिटीज जब मैंने बताया। अच्छा, जब हम इसके अंदर आगे देखेंगे ना, इसके अंदर आगे हम क्या देखेंगे, इसके अंदर हम ये देखेंगे कि ये जो पेशेंट है ना हमारे पास डायबिटीज मेलाइटस वाला, इसके अंदर ना इंसुलिन के लेवल्स देखेंगे, इंसुलिन क्या होगी, कम होगी, ज्यादा होगी। अब देखिए, इसके अंदर क्या है, इंसुलिन की रेजिस्टेंस है, मैकेनिज्म या लैब्स देख लें, ठीक है। अब ये जो पेशेंट है ना हमारा, ये पेशेंट, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर इंसुलिन की रेजिस्टेंस है।
इंसुलिन की रेजिस्टेंस है, ठीक है, इंसुलिन की इसके अंदर रेजिस्टेंस है, इंसुलिन की रेजिस्टेंस है उसके अंदर, इसके बाद इस पेशेंट के अंदर होगा क्या, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, इसके रिस्पॉन्स में ना इंसुलिन की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि इंसुलिन जब हमारे पेशेंट के अंदर काम होगी तो क्या होगा, हमारे पेंक्रियाज को ज्यादा से ज्यादा सिग्नल क्या आ जाएगा कि बंदे के अंदर क्या है, हाइपरग्लाइसीमिया है, बंदे के अंदर हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से आप ज्यादा से ज्यादा इंसुलिन सिक्रीट करें, तो बीटा सेल्स क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, इंसुलिन क्रिएट करेंगे, इंसुलिन रेजिस्टेंस इसकी वजह से क्या होगा, बंदे के अंदर होगा हाइपरग्लाइसीमिया, बंदे के अंदर क्या होगा, हाइपरग्लाइसीमिया होगा, हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है, हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से आगे इस पेशेंट में क्या होगा, इंक्रीज इंसुलिन सेक्रेशन, इस बंदे के इंसुलिन की सेक्रेशन बहुत ज्यादा होगी। अच्छा, अब ना मसला क्या है, इंसुलिन की जब सेक्रेशन होती है ना, इंसुलिन के साथ एक और प्रोटीन रिलीज होती है, उस प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, अमाइलिन प्रोटीन, ठीक है, इसके साथ क्या रिलीज होती है, अमाइलिन प्रोटीन रिलीज होती है, किधर से रिलीज होती है, पेंक्रियाज से रिलीज होती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया क्या करवाती है, ये स्टिमुलेट करती है इंसुलिन की सिक्रीशन को और अमाइलिन प्रोटीन की सिक्रीशन को। अब जब ये दोनों सिक्रीट होंगी, इंसुलिन तो जाके अपना काम कर रही है, ये जो अमाइलिन है ना, अमाइलिन, ये जब हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इंक्रीज इन लेवल्स, ठीक है, तो ये पता है क्या करने लग जाती है, ये डिपॉजिट होने लग जाती है, किसके अंदर डिपॉजिट होने लग जाती है, पेंक्रियाज के अंदर डिपॉजिट होने लग जाती है, डिपॉजिट इन पेंक्रियाज, ठीक है, ये पेंक्रियाज के अंदर डिपॉजिट होने लग जाती है, और इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस सारे प्रोसेस को हम अमाइलोइडोसिस कहते हैं, अमाइलोइडोसिस ये एक टॉपिक है पैथो का, ये इंशाल्लाह जब हम पैथोमा पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, फिलहाल आप ये याद रखें कि अगर किसी भी ऑर्गन के अंदर प्रोटीन डिपॉजिट होने लग जाए ना, एक्सेस अमाउंट होने की वजह से, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अमाइलोइडोसिस कहते हैं, और ये क्या है, ये जो हमारी अमाइलिन प्रोटीन है, ये हमारे जो पेंक्रियाज है इसके अंदर डिपॉजिट होने लग गई है, जब ये हमारे पेंक्रियाज के अंदर डिपॉजिट होने लग गई तो क्या होगा, पेंक्रियाज जो है वो अपना काम कर सकेगा, जब पेंक्रियाज के अंदर सारी अमाइलिन प्रोटीन भरी पड़ी है, बिल्कुल भी नहीं कर सकेगा, ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक मैंने आपको अपनी बात समझाई होगी, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं, आगे कहाँ हमने चलना है, आगे हमने चलना है कि इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ये टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस है, इसका हमने ट्रीटमेंट कैसे करना है, मोटा बंदा है, ठीक है, मोटे बंदे को हमने क्या करना है, हमने कहना है आप वर्जिश करें, आप अपनी लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करें, ठीक है, इसके हम ट्रीटमेंट की तरफ आएंगे, तो ट्रीटमेंट क्या है, एक वेट लॉस है पहला, ठीक है, अगर ना इस बंदे के लिए ना, अगर ये अर्ली स्टेज के अंदर है, ठीक है, अर्ली स्टेज के अंदर इसके क्या करवाना है, वेट लॉस करवाना है, और अगर लेट स्टेज के लेट स्टेज में पता है क्या होता है, ये डिपॉजिट, ये जो हमारी क्या कहते हैं, प्रोटीन डिपॉजिट हो रही है ना हमारी पेंक्रियाज के अंदर, तो इस वजह से पता है क्या होता है, इस वजह से डिक्रीज इंसुलिन होने लग जाती है, इंसुलिन की प्रोडक्शन कम हो जाती है एट नाइन, ठीक है, बीटा जो पेंक्रियाज के सेल्स है ना, वो थक जाते हैं, उनके थकने के बाद क्या होता है कि ये जो हमारे पेशेंट है ना, इसके अंदर इंसुलिन के लेवल्स कम हो जाते हैं, अब हम इस पेशेंट को भी इंसुलिन की जरूरत पड़ने लग जाती है, थोड़ी 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 इंसुलिन की जरूरत पड़ने लग जाती है, तो फिर हम इस पेशेंट के अंदर एक इंसुलिन देंगे, क्या देंगे, इंसुलिन देंगे, कौन से स्टेज पे, लेट स्टेज पे, लेट स्टेज पे जब हमारा पेशेंट होगा तो देंगे, और एक हम और ड्रग्स देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, इंसुलिन सेक्रेटोकॉक्स, इंसुलिन सेक्रेटोकॉक्स से क्या मतलब है, ऐसी दवाइयां जो इंसुलिन की प्रोडक्शन को ज्यादा करवाती हैं, बीटा सेल से इंसुलिन को ज्यादा रिलीज करवाती हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं इंसुलिन सेक्रेटोकॉक्स, ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये था आपका टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। अभी हम चलते हैं इनकी कॉम्प्लिकेशंस की तरफ, टाइप 1 की डायबिटीज मेलाइटस की कॉम्प्लिकेशन और टाइप 2 की डायबिटीज मेलाइटस की कॉम्प्लिकेशन। टाइप 1 की कॉम्प्लिकेशन क्या थी, अक्यूट कॉम्प्लिकेशन, क्या अक्यूट कॉम्प्लिकेशन, अक्यूट कॉम्प्लिकेशन टाइप 1 की डायबिटीज मेलाइटस। अच्छा, ये कौन सी है टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस की, कौन सी है, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, ठीक है, ये क्या है, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस की कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर होगा क्या, मैंने आपको क्या बताया था, टाइप 1 के अंदर इंसुलिन की कमी होती है, इंसुलिन की कमी है ना, अब जब इंसुलिन की कमी होती है ना, तो ग्लूकागॉन जो होता है ना वो बढ़ जाता है, देखिए मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस में होगा क्या, डिक्रीज इंसुलिन, इंसुलिन कम है, ठीक है, इंसुलिन कम है, इंसुलिन के कम होने की वजह से क्या होगा, ग्लूकागॉन ज्यादा होगा,
ठीक है। अच्छा, अब एक पेशेंट के अंदर ग्लूकागॉन बढ़ा हुआ है, तो वो बढ़ा हुआ ग्लूकागॉन पता है क्या करवाता है? ग्लूकागॉन क्या करता है? ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करता है ना, तो ये क्या करवाएगा? हाइपरग्लाइसीमिया करवाता है। ठीक है, ये हाइपरग्लाइसीमिया करवाता है। ठीक है, हमने कहा हाइपरग्लाइसीमिया करवाता है, चलो ओके हो गया, हाइपरग्लाइसीमिया इसमें करवा, हाइपरग्लाइसीमिया तो करवाता है। हाइपरग्लाइसीमिया करवाने के साथ और क्या करवाता है? ये लिपोलाइसिस करवाता है। अच्छा, लिपोलाइसिस करवाते हैं ना, हमारा मेन काम फिलहाल लिपोलाइसिस के साथ है, इसलिए मैं लिपोलाइसिस पे आऊंगा, बाकी हाइपरग्लाइसीमिया को मैं फिलहाल छोड़ रहा हूँ। तो ये लिपोलाइसिस करवाता है। लिपोलाइसिस जब करवाता है ना, तो ये क्या रिलीज करवाता है? ये रिलीज करवाता है फ्री फैटी एसिड्स। ठीक है, फ्री फैटी एसिड्स को रिलीज करवाता है। एक मिनट यार, स्क्रीन को पता नहीं क्या हुआ है। हाँ, आगे। ठीक है, देखिएगा। हाँ, आ रही है स्क्रीन, ठीक हो गया। अच्छा, ये क्या करवाता है? लिपोलाइसिस करवाता है। लिपोलाइसिस जब करवाएगा तो लिपोलाइसिस के रिजल्ट में हमें क्या मिलेंगे? फ्री फैटी एसिड मिलेंगे। जब फ्री फैटी एसिड जो है ना, ये बॉडी के अंदर किस में कन्वर्ट होते हैं? कीटोन्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं। ये कहाँ कन्वर्ट होते हैं? कीटोन्स। ठीक है, इसे क्या बनेगा? कीटोन्स बनेंगे। एंड प्रोडक्ट क्या था? कीटोन्स हो गए। कीटोन्स के बढ़ने की वजह से क्या होता है? हमारे अंदर क्या हो जाता है? अब देखिए, कीटोन्स बढ़ गया ना, कीटोन्स हमारी ब्लड के अंदर बढ़ गए। अब कीटोन्स जो है, कीटोन्स के बढ़ने की वजह से हमारे अंदर क्या फीचर्स होते हैं? देखिएगा, पहला फीचर जो हमारा कीटोन्स के बढ़ने की वजह से होता है, कौन सा होता है? एक मिनट बस, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, कीटोन्स बढ़ गए ना हमारी बॉडी के अंदर। अब कीटोन्स के बढ़ने की वजह से होगा क्या? बंदे के अंदर क्या होगा? पहला, कीटोन्स हमारे ब्लड के अंदर बढ़े हुए हैं ना, इसकी वजह से एक बंदे के अंदर होगा, पीएच बंदे की बढ़ जाएगी। पीएच बंदे की एसिडिक हो जाएगी। क्या हो जाएगा? अच्छा, इसके रिजल्ट्स क्या होंगे ना कीटोन्स के बढ़ने के? रिजल्ट्स एसिडिक पीएच। ठीक है, एसिडिक पीएच, इसका मतलब क्या है? ये फैटी, ये कीटोन बॉडीज बन गए ना, कीटोन बॉडीज बनने की वजह से क्या होता है? हमें एसिडिक एसिडिक पीएच होती है। ये जब एसिडिक पीएच होती है ना ब्लड के अंदर, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं एसिडोसिस कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? एसिडोसिस। और इसके अंदर कौन सी एसिडोसिस होगी? वो होगी एनाइन गैप एसिडोसिस होगी। एनाइन गैप। अब ये रीनल सिस्टम में इंशाल्लाह जो हम रीनल सिस्टम पढ़ेंगे ना, तो उसका पूरा टॉपिक है, तो इसमें कौन सी होगी? एनाइन गैप एसिडोसिस होगी। और क्या होगा? और ये क्या होगा इसमें? अच्छा, अगर हम ग्लूकोज के लेवल्स देखेंगे देखेंगे इस पेशेंट के अंदर, तो इस पेशेंट के अंदर जो ग्लूकोज होगा ना, वो 300 से ऊपर होगा। ठीक है, ग्लूकोज के लेवल जब हम देखेंगे डायबिटिक कीटोसिडोसिस में, कीटोन के लेवल बढ़ने के बाद क्या होगा? इस बंदे के अंदर ग्लूकोज के लेवल 250 से लेके 550 तक होंगे। एक बुक के हिसाब से, दूसरे बुक के हिसाब से है 300 से ऊपर होंगे और 600 से नीचे होंगे। जैसे आप लिए, वैसे मैंने जो इंटरेस्टली देखा है ना, तो वहां पे गूगल वगैरह पे देखा, वहां पे क्या है? वहां पे है 250 से ऊपर और 550। ठीक है, इतनी इसकी शुगर बड़ी होगी, इतनी इस बंदे के अंदर शुगर बढ़ी हुई है। अच्छा, ये इतनी शुगर बढ़ी हुई है, तो इसके अंदर एक और फीचर हमें देखने को मिलता है। वो फीचर कौन होता है? डिहाइड्रेशन का फीचर होता है। अब ये डिहाइड्रेशन कैसे होती है, ये इसका मैं आपको सारा मतलब मैकेनिज्म समझाऊं, रुकिएगा। अब इसमें क्या होगा? शुगर जो है तो 250 से बढ़ी हुई है, 250 से लेके 500 पर डी होगी। ठीक है। अच्छा, दिया वो पता है, एक बंदे ये जो है मतलब किडनी के अंदर ग्लूकोज का थ्रेशोल्ड कितना, थ्रेशोल्ड कितना? रुकिएगा, मैं आपको देख के दिखाता हूँ, ताकि आपको समझाऊँ इसे। कि हमारा जो है ना, किडनी के अंदर कितने हद तक ग्लूकोज जाए, कितनी हद तक मतलब खून के अंदर हो तो वो रिजर्व कर लेता है, ऊपर जाए तो वो रिजर्व करता। देखिएगा, ग्लूकोज थ्रेशोल्ड इन किडनी, ये कितना है? 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। 180 mg पर डेसीलीटर तक अगर हमारे खून के अंदर क्या कहते हैं, है ना, ग्लूकोज है, तो 180 तक रहने तक ना हमारे पेशेंट को अंदर कुछ भी नहीं होगा। हमारे पेशेंट के अंदर मतलब है वो रीअब्सॉर्ब हो जाएगी। अगर 80 से ऊपर बढ़ जाती है ना, वो सारी की सारी शुगर है, वो पेशाब के अंदर जाएगी। किडनी की कैपेसिटी नहीं है कि 180 से ऊपर अगर शुगर चली गई है ना, तो 180 से बढ़ी हुई शुगर को कभी भी रीअब्सॉर्ब नहीं कर सकता। ठीक है, हमारे खून के अंदर 180 से अगर शुगर बढ़ गई है,
तो 180 से बड़ी हुई शुगर को वो कभी भी रिअब्जॉर्ब नहीं कर सकता। 180 तक करेगा, 180 से ऊपर जितनी है वो सारी पेशाब में जाने देगा। अब आपको पता है जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज जब पेशाब में जाएगा, देखिएगा ये ग्लूकोज जब यूराइन में जाएगा ना, ग्लूकोज यूराइन में जाएगा। अब यूराइन को पता है क्या कर देगा, यूराइन को कर देगा ये गाढ़ा। जब यूराइन गाढ़ा हो जाता है ना तो यूराइन, और ये क्या है, ये ना ये एक एक गाढ़ा कर देगा, दूसरा क्या है, ये ओस्मोटिक ओस्मोटिक है, ठीक है, ओस्मोटिक पुलर है, ठीक है। ओस्मोटिक पुलर मतलब क्या है कि ये पानी को अपनी तरफ खींचेगा। तो जब ये यूराइन में जाएगा, ये यूराइन के अंदर क्या करेगा, पानी खींचेगा ना। अब आपको समझ लगी कि ये जो हमारा डायबिटीज मेलाइटस का पेशेंट होता है, ये तो मैं आपको कॉम्प्लिकेशन नहीं बता रहा हूँ, वैसे मुझे पहले बताना चाहिए था कि ये डायबिटीज मेलाइटस के पेशेंट के अंदर, बंदे के अंदर पेशाब ज्यादा क्यों आता है। बंदे के अंदर पेशाब ज्यादा इसलिए आता है क्योंकि उसका ग्लूकोज पेशाब के अंदर जा रहा होता है। जब एक बंदे का ग्लूकोज पेशाब के अंदर जा रहा है ना, एक बंदे का ग्लूकोज पेशाब के अंदर जा रहा है, तो ग्लूकोज के पेशाब के अंदर जाने की वजह से क्या होगा, उस बंदे के अंदर ज्यादा से ज्यादा पानी ग्लूकोज को फॉलो करके पेशाब में जाएगा। ज्यादा से ज्यादा पानी पेशाब में जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा सिक्रेट होगा। जब ज्यादा से ज्यादा पानी सिक्रेट होगा, पोलीयूरी होगा, तो फिर उस पानी की कमी को पूरी करने के लिए बंदे के अंदर क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा प्यास लगेगी। ज्यादा से ज्यादा प्यास लगने के अमल को हम क्या कहते हैं, पोलिडिप्सिया कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ मैंने आपको अपनी बात समझा दी होगी। अच्छा, पहले क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगी ना इस पेशेंट के अंदर। ठीक है, पहले हो गया कीटोएसिडोसिस हो गया ना, ठीक है। अच्छा, अब देखें एक बात और। अच्छा, इस पेशेंट के अंदर ना हम सिम्टम्स जब देखेंगे ना, सिम्टम्स, हमें इस पेशेंट के अंदर सिम्टम्स क्या मिलेंगे, सिम्टम्स। अच्छा, सिम्टम्स क्या होंगे देखिएगा। सिम्टम ना, पहली सिम्टम इस बंदे के अंदर पता है क्या मिलेगी, ये बंदा बेहोश होगा, अनकॉन्शियस होगा। ये बंदा क्या होगा, अनकॉन्शियस होगा। अच्छा, अनकॉन्शियस हो गया, और क्या होगा, और इस पेशेंट के अंदर पता क्या होगा, एब्डोमिनल पेन होगा। डिहाइड्रेशन वाला तो मैंने आपको अभी पॉइंट समझाया ना, तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगी इस बंदे के अंदर। अच्छा, और आगे चलें, आगे इस पेशेंट के अंदर ना, ये जो मैं रेड लाइन से लिख रहा हूँ ना, ये आपने जरूर याद रखना है। इसके अंदर हमें कुसुमल ब्रीदिंग मिलेगी। कुसुमल ब्रीदिंग क्या है, कुसुमल ब्रीदिंग ना ऐसे होगी कि उन्होंने तेज तेज गहरे गहरे सांस ले रहा होगा। जैसे मैं अभी एक दो सांस आपको लेकर दिखाता हूँ, कैसे, इस तरह वो सांस ले रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम आगे चलें, आगे इसके अंदर पता है, अगर और आगे आगे हमें क्या मिलेगा, आगे हम जब इसकी ना मतलब है जो ये हवा का मतलब है जब सांस को बाहर निकालेगा ना, जब हम इसकी सांस सुनेंगे ना, तो उसमें हमें कौन सा ऑर्डर मिलेगा, फ्रूटी ऑर्डर मिलेगा। ये, अच्छा, ये फ्रूटी ऑर्डर हमें क्यों मिल रहा है, फ्रूटी ऑर्डर हमें इस वजह से मिल रहा है क्योंकि ना उसके जो सांस है उसके अंदर एसीटोन प्रेजेंट है, ठीक है। ये जो कीटोन बॉडीज बनी थी ना, एसीटोन, ये जो कीटोन बॉडीज बनी थी, ये कीटोन बॉडीज का ना ये मतलब है एक प्रोडक्ट है एसीटोन, ठीक है। ये कीटोन बॉडी से बनता है, ठीक है। फ्रूटी ऑर्डर किस वजह से आ रहा है, एसीटोन की वजह से आ रहा है। अच्छा, अगर हम आगे चलें, इस बंदे के अंदर ना हमने ट्रीटमेंट क्या करना है, ये सिम्टम्स होगी, साइनर सिम्टम्स होगी। और ना अगर हम लैब्स वगैरह की तरफ भी जाए ना, लैब्स वगैरह, एक तो मैंने आपको बताया कि ये देखें पीछे बढ़ कर, मैंने पीछे आपको लिखवाया सारा कुछ। एक क्या था, इसके अंदर एसिडिक पीएच था। एसिडिक पीएच क्यों था, क्योंकि इस बंदे के अंदर एच पॉजिटिव आयंस जो है वो ज्यादा है। ठीक है, इस बंदे के अंदर क्या है देखिएगा, एक लैब्स देखे ना, लैब्स देखो मैं लिख देता हूँ आपको, लैब्स, लैब्स, इस बंदे के अंदर लैब्स देखेंगे ना, लैब्स, लैब्स मतलब है उसके अंदर खून के अंदर डिफरेंट चीजें की लैब मतलब वैल्यूज चेक करेंगे तो क्या होगा, पहला, इस बंदे के अंदर एच पॉजिटिव आयंस बड़े हुए होंगे, एच पॉजिटिव आयंस बड़े होंगे। और क्या, SCO3 कम हुआ होगा। इसी वजह से इसे एनाइन गैप मेटाबोलिक एसिडोसिस होता है, जो मैंने आपको एनाइन गैप मेटाबोलिक एसिडोसिस लिखवाया ना, इसी वजह से होता है। और एक बात और, ये जो आपने मैं रेड रेड कलर से लिख रहा हूँ, कि इसके अंदर इंक्रीज पोटाशियम होता है इन ब्लड। अच्छा, इसका मैं ट्रीटमेंट आपको बताता हूँ क्योंकि ना काफी देर हो रही है, आगे चलते हैं। देखिएगा ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट क्या होता है इस पेशेंट के अंदर, हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे, ट्रीटमेंट में सबसे पहले इसे हम देंगे आईवी फ्लूइड्स, क्योंकि डिहाइड्रेशन हुई हुई है ना, डिहाइड्रेशन को ठीक करने के लिए हम क्या देंगे, आईवी फ्लूइड्स देंगे। अच्छा, आईवी फ्लूइड्स हमने इसे दे दिए। अच्छा, आईवी फ्लूइड्स ठीक हो गए। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर इंसुलिन की कमी है ना, अब हम इसको क्या देंगे, आईवी इंसुलिन देंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास बेहोश हालत में आया ना कि कॉन्शियस, कॉन्शियस नहीं है, ये अनकॉन्शियस स्टेट में है, तो हम इसे क्या देंगे, आईवी इंसुलिन देंगे।
और साथ में हम इसे पोटाशियम देंगे, ठीक है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि पहले से हाइपर ये क्या है, उसका खून के अंदर पोटाशियम के लेवल्स बढ़े हुए हैं, अब हम दोबारा से पोटाशियम लगा रहे हैं। पोटाशियम हम इस वजह से लगा रहे हैं कि जो हमारा इंसुलिन है ना, एक तो ये ग्लूकोज के लेवल को कम करेगा, दूसरा ये ब्लड के अंदर डिक्रीज के पॉजिटिव इन ब्लड, ठीक है। ये जब मैंने आपको इंसुलिन का काम पढ़ाया था ना, मैंने तब आपको बताया था कि इंसुलिन क्या करता है, पोटाशियम आयन को उठा के सेल के अंदर फेंकता है। तो जब ये सारा पोटाशियम सेल के अंदर फेंक देगा तो खून के अंदर पोटाशियम कम हो जाएगा। उसको खून के अंदर पोटाशियम को नॉर्मल रखने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस पेशेंट के अंदर पोटाशियम देते हैं। अच्छा, एक आखिरी ट्रीटमेंट है कि हम इसके साथ इसको ग्लूकोज भी लगाएंगे। ग्लूकोज इस वजह से लगाएंगे क्योंकि अगर हमने इसको अचानक इंसुलिन लगाई है ना, तो ओवरडोज होने की वजह से ना इस पेशेंट के अंदर मतलब बंदे के अंदर ना हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। अच्छा, ये था आपका ये था DKA। अगर हम आगे चले ना, आगे, तो आगे पता है क्या है, HHS, HHS। अच्छा, इसके अंदर पता है क्या, ये इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। इसको ज्यादा मैं खींचूंगा भी नहीं, ये ना बिल्कुल इजी इजी है, आपने बस ना इजी इजी करके से याद करना है। देखिएगा पहले क्या है, रुके एक मिनट, मैं एक बात और भूल गया। अच्छा, इसका ट्रीटमेंट तो हमने कर लिया ना, क्या कहते हैं, DKA का। DKA का ट्रीटमेंट हो गया। DKA की कॉम्प्लिकेशंस क्या है, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ DKA, देखिएगा। तो डायबिटीज केटोएसिडोसिस की कॉम्प्लिकेशंस क्या है, पहली कॉम्प्लिकेशन, इसकी पहली कॉम्प्लिकेशन ये है कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के अंदर एक फंगल इन्फेक्शन के होने का रिस्क बढ़ जाता है। वो फंगल इन्फेक्शन कौन सा होता है, वो फंगल इन्फेक्शन होता है म्यूकोर माइकोसिस। इसकी मैं आपको पिक्चर भी भेज दूंगा, अगर किसी के अंदर म्यूकोर माइकोसिस हो ना, तो उसके अंदर क्या देखने को मिलता है, म्यूकोर माइकोसिस, ठीक है। और क्या है, कोमा और डेथ, ठीक है। सेरिब्रल एडीमा है, सेरिब्रल एडीमा। और क्या है, और इस बंदे के अंदर क्या है, कार्डिक अरिथमिया, हार्ट इंक्रीज हार्ट रेट, ठीक है, अरिथमिया। ये इसकी कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। म्यूकोर माइकोसिस वाला पॉइंट आपने याद रखना है, ये माइक्रो में भी आप पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। HHS, हाइपरोस्मोलर हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट। हाइपरोस्मोलर हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट के अंदर क्या होता है, हाइपरोस्मोलर हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट जो है ना, ये क्या कॉम्प्लिकेशन किसकी है, टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस के अंदर देखते हैं, ठीक है, टाइप 2 DM। अच्छा, टाइप 2 DM के अंदर हम ये देखते हैं तो इसके अंदर होता क्या है, सबसे पहले ये जो है ना, इसके अंदर होगा क्या, एक बंदे की ब्लड ग्लूकोज जो है वो हद से ज्यादा बड़ी होगी, कितनी बड़ी होगी, 600 से ऊपर होगी, मोर देन 600 mg/dl ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है वो 600 से ज्यादा है, इसके अंदर बंदे के अंदर क्या है, 600 से ऊपर ग्लूकोज होगी। अच्छा, और जब हम इसके फीचर्स देखेंगे ना कि ये हमारे पास प्रेजेंट कैसे करेगा, ये जो पेशेंट हमारे पास आएगा ना, ये प्रेजेंट कैसे करेगा, एक ये बंदा जो होगा ना, ये बूढ़ा होगा, क्या होगा, एल्डर पेशेंट होगा, ठीक है। और इस फेयर डिहाइड्रेशन के साथ आएगा। डिहाइड्रेशन का सारा कंसेप्ट मैंने आपको समझाया है कि डिहाइड्रेशन कैसे होती है पेशेंट के अंदर, ठीक है। सीवियर डिहाइड्रेशन के साथ ये हमारे पास आएगा। अच्छा, अब इसके सिम्टम्स क्या होंगे, सिम्टम्स, सिम्टम में सबसे पहले क्या है, सिम्टम्स के अंदर इसके अंदर एक होगा, थर्स्ट होगी। डिहाइड्रेशन है तो इसे क्या होगा, थर्स्ट होगी, ठीक है। इसको प्यास लगी होगी, प्यास लगी होने के बाद इसके अंदर होगा कि इसको थर्स्ट के अलावा और क्या होगा, थर्स्ट के अलावा जब हम इसे देखेंगे ना, तो इसके अंदर सीजर्स होंगे, क्या होंगे, सीजर्स होंगे। और क्या होगा, और इस पेशेंट के अंदर हम क्या देख सकते हैं, और हम इस पेशेंट के अंदर देख सकते हैं कि इसके अंदर थर्स्ट है ना, तो क्या होगा, एक पोली पोली क्या कहते हैं, डिप्सिया है तो पोली यूरिया भी होगा। डिहाइड्रेशन का जो मैकेनिज्म है किस वजह से है, पोली यूरिया की वजह से है, ठीक है। ये डिहाइड्रेशन जो हो रही है पोली यूरिया काज करवा रहा है। अच्छा, और क्या होगा, और इस पेशेंट के अंदर ना, बाकी अगर हम देखें ना, अगर हम इसको ट्रीट ना करें ना, इंसीजर्स को ट्रीट ना करें, इफ नॉट ट्रीटेड, तो ये बंदा डेथ हो सकती है इस पेशेंट की, ठीक है, ये बंदा मर सकता है। अच्छा, लैब्स देखेंगे, लैब्स में क्या बताया मैंने आपको, लैब्स में हमने क्या बताया, इस पेशेंट के अंदर हमें क्या मिलेगा, इस पेशेंट के अंदर हमें ग्लूकोज 600 से ऊपर मिलेगा, 600 से ऊपर ग्लूकोज मिलेगा, नो कीटोन बॉडीज, ठीक है। क्या है, नो कीटोन बॉडीज, इसके अंदर कोई कीटोन बॉडी नहीं होगी, जैसे हमने पीछे देखा तो उसके अंदर क्या था, कीटोन बॉडीज मिली है ना हमें, इसके अंदर हमें कीटोन बॉडीज नहीं मिलेगी, नो कीटोन बॉडीज, ठीक है। ये था आपका हाइपरोस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट। अगर हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे ना, ट्रीटमेंट, इसका ट्रीटमेंट पता है क्या होगा, देखिएगा। इसका ट्रीटमेंट करेंगे कैसे, इसका ट्रीटमेंट में ना सबसे पहले हम देंगे इसको IV फ्लूइड्स देंगे, ठीक है, अग्रेसिव IV
फ्लूइड्स, ठीक है। इसको हम जल्दी जल्दी फ्लूइड्स लगाएंगे क्योंकि ये डिहाइड्रेशन के साथ हमारे साथ पेश करेगा, ठीक है। और क्या देखेंगे, और हम स्पेशल के अंदर इंसुलिन की थेरेपी देंगे। क्या करेंगे, इंसुलिन थेरेपी देंगे, ठीक है। ठीक है, ये है इसका ट्रीटमेंट। अच्छा, हम आते हैं आगे। ये होगा हमारा हाइपरओस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट। अगर हम आगे चले ना, हाइपरओस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट, ये थी हमारी क्या कहते हैं एक्यूट कॉम्प्लिकेशन। अच्छा, क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन जो है ना, वो है बिल्कुल ना, मतलब छोटी छोटी है, मैं आपको ना उसका जल्दी जल्दी पढ़ा देता हूँ। क्या क्रोनिक मतलब अगर किसी बंदे को ना लंबे अरसे से हो रही है क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन, तो वो कौन कौन सी होगी देखिएगा। क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन पता है कौन कौन सी है। पहली कॉम्प्लिकेशन, इस पेशेंट के अंदर पता है क्या होगा। एक होती है, अच्छा रुकें, ये ना ये दो चीजें करवाती है। एक करवाती है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, दूसरी करवाती है एथेरोस्क्लेरोसिस। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस कैसे करवाएगी और एथेरोस्क्लेरोसिस कैसे करवाएगी, ये मैं आपको बताता हूँ। अच्छा देखें, हमारे हमारे खून के अंदर क्या है, ग्लूकोज ज्यादा है, ठीक है। हमारे खून के अंदर क्या है, ग्लूकोज ज्यादा है। अच्छा, ये जो हमारे अंदर ग्लूकोज ज्यादा है ना, ये पता क्या करेगी, ये अमाइनो एसिड्स के साथ मिल जाएगी। ये क्या मिलेगी, अमाइनो एसिड के साथ मिलेगी। ये दोनों मिलके पता है क्या बनाएंगे, ये जो इनका प्रोडक्ट होगा ना, ठीक है, ये दोनों मिल जाएंगे, ग्लूकोज और अमाइनो एसिड। तो ये ना ग्लूकोज अमाइनो एसिड जो मिलके ना, ये लेट्स सपोज कार्बो अमाइनो क्या कहते हैं, अच्छा ये एक ना कंपाउंड बना देंगे। इस पूरे रिएक्शन को ना, ये एक ना, ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर एक हिस्सा जो है, एक हिस्सा वो अमाइनो एसिड का है और दूसरा हिस्सा किसका है, ग्लूकोज का है, ठीक है। ये दोनों मिल जाएंगे। अच्छा, ये मिलेंगे ना, इस प्रोसेस को हम पता क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोसाइलेशन कहते हैं। ग्लाइकोसाइलेशन कहते हैं। अच्छा, अब जो ग्लाइकोसाइलेशन का अमल है ना, ग्लाइकोसाइलेशन का अमल, ये ना दो तरह से होता है। एक होता है एंजाइमेटिक होता है, एक होता है नॉन एंजाइमेटिक। जो एंजाइमेटिक होता है ना, वो एक मखसूस लिमिट तक ही होता है। क्या होता है, एंजाइमेटिक ग्लाइकोसाइलेशन क्या होती है, जिसमें एंजाइम की मदद से ये दोनों आपस में मिले, ठीक है, ये प्रोडक्ट मिले मिले हमें, ठीक है। जब ये ना मिले, ये चीज ना हो ना हमारे अंदर, ठीक है, ये चीज ना हो। अच्छा, ये चीज हमारे अंदर जब ना नहीं होगी ना हमारे पेशेंट के अंदर, क्या क्या नहीं होगा हमारे अंदर, एंजाइमेटिक ग्लाइकोसाइलेशन नहीं होगी। ये जो हमारा डायबिटीज मेलाइटस का पेशेंट होता है ना, डी की टाइप 2, ये मतलब डायबिटीज मेलाइटस का, इसके अंदर जो ग्लाइकोसाइलेशन होती है ना, वो नॉन एंजाइमेटिक होती है। वो कौन सी होती है, नॉन एंजाइमेटिक होती है। ये जब ये होती क्यों है, जब इनका लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाए, ग्लूकोज का लेवल जब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा ना, तो फ्री ग्लूकोज जब हमारी ब्लड बॉडी के अंदर मूव कर रहा है ना, ज्यादा मूव कर रहा है, वो ज्यादा मूव कर रहा होगा ना, इस वजह से क्या होगा, वो अमाइनो एसिड्स के साथ मिल जाएगा। अमाइनो एसिड साथ के मिलके ये क्या कर देगा, ये ग्लाइकोसाइलेट हो जाएगा। ग्लाइकोसाइलेट हो जाएगा, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोसाइलेशन कहेंगे, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोसाइलेशन कहेंगे। अच्छा, अब इसकी वजह से होगा क्या, ये जो हमारा ग्लाइकोसाइलेशन होगी ना, इसकी वजह से अब होगा क्या, इसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर बनेंगे एथेरोमास। देखें, ये प्रोडक्ट बन गया एक, ठीक है। अब ये देखें, मैं पिक्चर बना रहा हूँ, देखें इसके अंदर क्या है, एक है अमाइनो एसिड है और एक साइड पे क्या है, ग्लूकोज है, ठीक है। ग्लूकोज ये एक मालिक्यूल है, ठीक है, ये एक मालिक्यूल है। अच्छा, अब होगा क्या, ये एक मालिक्यूल है ना, ये जाके आर्टरीज के अंदर बैठेगा। ये क्या करेगा, ये जाके आर्टरीज के अंदर बैठेगा, आर्टरीज के अंदर बैठेगा, ठीक है। अब ना ये दो तरह से बैठ सकता है। अगर ये आर्टरीज के ल्यूमन के अंदर बैठेगा, ये क्या है, आर्टरीज के ल्यूमन के अंदर बैठेगा, तो वो ये वहां जाके बनाएगा एथीरोमास, ठीक है, एथीरोस्क्लेरोसिस कराएगा आर्टरीज की। देखिए, मैं आपको ना पिक्चर में समझाता हूँ। इसके पास ना दो रास्ते हैं। ये है ब्लड वेसल हमारी, ठीक है, एक ये ब्लड वेसल है, एक ये ब्लड वेसल है, ठीक है। देखें, ये जो हमारा ये नीलम, ये जो प्रोडक्ट है ना हमारा, ये जो हमारा ये प्रोडक्ट है, ये क्या है, ये अगर जाके ना, ये यहाँ पे इकट्ठा हो गया, किधर, यहाँ पे, ये यहाँ पे इकट्ठा हो गया, ये जो ये इसने बनाया ना, ये है, इस चीज को हम क्या कहते हैं, इस चीज को हम कहते हैं एथीरोसेक्लेरोसिस, ठीक है। एक था ये दूसरे में इसने क्या किया, ये ब्लड वेसल के अंदर नहीं गया, ये ब्लड वेसल के इधर, ये जो ब्लड वेसल की वाल है ना, ये इधर चला गया, ठीक है। ये ब्लड वेसल की वाल के ऊपर जाके इसने ये यहाँ इकट्ठा हो गया, ब्लड वेसल की वाल के अंदर डिपॉजिट हो गया। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं आर्टीरियोसेक्लेरोसिस।
ठीक है, ये क्या किया इसने, एक एथेरोस्क्लेरोसिस किया, दूसरा आर्टीरियोस्क्लेरोसिस किया। अब एथेरोस्क्लेरोसिस, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस आपको दोनों में समझा पा रहा हूँ कि क्या हुआ है, एक में जा ब्लड वेसल के अंदर बैठ गया, ये ब्लड वेसल का ल्यूमन है, ये ल्यूमन है, ठीक है, और ये वॉल ऑफ वेसल है। आपको मैं फर्क समझा पा रहा हूँ दोनों का, ठीक है। अच्छा अब क्या हुआ, ये दोनों हो गए। अच्छा जो एथेरोस्क्लेरोसिस है ना, एथेरोस्क्लेरोसिस इसकी वजह से होगा क्या, ये जो हमारा ये बना ना, ये चीज बनी, ये यहाँ से टूटेगी, ये यहाँ से टूट के आगे मूव करने लग जाएगी। अभी आगे मूव करने लग जाएगी ना, इसको हम क्या एथीरोसाइक्लोसिस, हम इसे कह देंगे एम्बोलिज्म कह देंगे। ये फिर आगे जाके किसी भी आर्टरी के अंदर, किसी भी ब्लड वेसल के अंदर कोगुलेट कर सकती है। जब ये कोगुलेट करेगी तो वहां जाके क्या करेगी, ये वहां जाके क्या करेगी, वहां जाके ब्लॉक करेगी। जब ब्लॉक होगा तो वहां पे उस एरिया की, उस टिश्यू की डेथ हो सकती है, ठीक है। अच्छा यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा लिया है, कहाँ तक, क्रोनिक, ये अक्यूट कॉम्प्लिकेशन था। क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन जो है ना, ये इंशाल्लाह हम कल फिर यहीं